सिविल मार्ग में आपका स्वागत है। उच्च स्तरीय भाषाएं, कंप्यूटर मेमोरी की माप, इंटरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी। तो सीधे शुरुआत करते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस से, और उनके आविष्कारक भी देखेंगे। बिल्कुल। परीक्षाओं में ना ये अक्सर सीधे मिलान वाले या मैचिंग वाले प्रश्नों के रूप में सामने आता है। एकदम सही। तो इस सूची में सबसे पहली महत्वपूर्ण भाषा है पास्कल, PASCAL। राइट, पास्कल। जी, जिसका विकास वर्ष 1971 में हुआ था। और इसके आविष्कारक का नाम है निक्लॉस वर्थ। हाँ, निकोलस वर्थ। छात्रों के लिए ना यहाँ केवल नाम और वर्ष रट लेना ही काफी नहीं है। इसके पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। मतलब देखिए, 1971 से पहले प्रोग्रामिंग की दुनिया काफी अस्त व्यस्त थी। लोग जो कोड लिखते थे वो इतना उलझा हुआ होता था कि उसे स्पैगेटी कोड कहा जाता था। हाँ, एकदम। मतलब नूडल्स की तरह उलझा हुआ, कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ अंत। कुछ पता ही नहीं चलता था। राइट। तो निकोलस विथ ने ना पास्कल भाषा को मुख्य रूप से इसलिए बनाया ताकि छात्रों और नए प्रोग्रामर्स को एक व्यवस्थित तरीके से, हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोड लिखने की अच्छी आदतें सिखाई जा सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। मतलब निकोलस वर्थ का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो प्रोग्रामिंग में अनुशासन लाना था। बिल्कुल सही। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक एक साल बाद, यानी वर्ष 1972 में। राइट, 1972 में एक और क्रांतिकारी भाषा का जन्म हुआ, और वो है प्रोलॉग, PROLOG। प्रोलॉग। हाँ, जिसका आविष्कार एलन कोलमेराव और रॉबर्ट कोवाल्स्की ने मिलकर किया था। प्रोलॉग का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। जी। अब सामान्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में तो हम कंप्यूटर को कदम दर कदम बताते ना कि कोई काम कैसे करना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं। राइट। लेकिन प्रोलॉग का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। इसमें कंप्यूटर को बस कुछ तथ्य और नियम दे दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और कंप्यूटर खुद अपने तर्क का यानी लॉजिक का उपयोग करके निष्कर्ष निकालता है। ये तो काफी अलग अप्रोच है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर हम प्रोलॉग को बताएं कि सभी इंसान नश्वर हैं, हाँ, और सुकरात एक इंसान है, तो ये भाषा खुद ही ये निष्कर्ष निकाल लेगी कि सुकरात नश्वर है। एकदम सही। और यही कारण है कि एलन कोलमराव और रॉबर्ट कोवाल्स्की की इस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI में किया जाता है। हाँ, जहां मशीन को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता दी जाती है। राइट। छात्रों को यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1972 जो है ना, वो कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जी। क्योंकि 1972 में केवल प्रोलॉग ही नहीं आई थी, बल्कि इसी वर्ष अमेरिका की बेल लैब्स में एक और भाषा का विकास हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। और वो है सी भाषा। बिल्कुल, सी भाषा। और इसके आविष्कारक थे डेनिस रिची और ब्रायन केर्निगन। तो छात्रों के लिए वर्ष 1972 को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। हाँ, कि प्रोलॉग और सी दोनों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ। राइट। और अगर सी भाषा की बात करें ना, तो डेनिस रिची और ब्रायन केर्निगन का जो योगदान है वो बहुत विशाल माना जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सी को ताज भी आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदर लैंग्वेज या मातृभाषा कहा जाता है। जी, और वो इसलिए क्योंकि इसने प्रोग्रामर्स को मशीन के हार्डवेयर पर गहराई से नियंत्रण करने की आज़ादी दी। हाँ, और साथ ही ना इसका सिंटैक्स या जो लिखने का तरीका था वो इंसानों के पढ़ने लायक भी था। राइट। और इसी सी भाषा की नींव पर आगे चलकर कई नई भाषाओं की इमारतें खड़ी हुईं। एकदम। इन्हीं में से एक बेहद लोकप्रिय भाषा है जावा, JAVA। जावा का विकास वर्ष 1991 में हुआ था। 1991। जी, और इसके आविष्कारक जेम्स गोसलिंग हैं। परीक्षाओं में ना जेम्स गॉसलिंग का नाम और 1991 का वर्ष बार बार पूछा जाता है। हाँ, बहुत रिपीट होता है ये सवाल। असल में जेम्स गॉसलिंग ने जावा को एक बहुत ही विशेष समस्या को सुलझाने के लिए बनाया था। कौन सी समस्या? 1991 से पहले अगर कोई प्रोग्रामर विंडोज कंप्यूटर के लिए कोड लिखता था ना, जी, तो वो कोड एप्पल के कंप्यूटर पे नहीं चलता था। ओहो, मतलब हर मशीन के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था? बिल्कुल, हर अलग मशीन के लिए कोड को दोबारा लिखना पड़ता था। तो जेम्स गॉसलिंग ने एक सिद्धांत दिया, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर। यानी आप जावा में कोड को केवल एक बार लिखिए और फिर वो कोड दुनिया की किसी भी मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकेगा। क्या बात है। तो अगर हम इस पहले खंड को एक बार संक्षेप में रिवाइज करें। जी बिल्कुल। हमारे पास 1971 में निकोलस वर्थ की पास्कल है जो अनुशासन सिखाती है। राइट।
फिर 1972 में एलन कॉलमेरोर और रॉबर्ट कोवाल्स्की की प्रोलॉग है, जो मशीनों को तर्क करना सिखाती है। एकदम। उसी वर्ष 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कैरेनिघान की सी भाषा है, जो कंप्यूटर को गहराई से नियंत्रित करती है। और अंततः 1991 में जेम्स गॉसलिंग की जावा है, जो कोड को हर मशीन पर चलने की आजादी देती है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से ना एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। जी, कैसा सवाल? मतलब चाहे हम पास्कल का उपयोग करें या जावा का, इन सभी भाषाओं के माध्यम से हम निर्देश लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, डेटा उत्पन्न करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, डेटा तो बनता ही है। लेकिन जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, वो ना तो जावा समझता है और ना ही पास्कल। वो केवल बिजली के सिग्नल्स को समझता है। राइट। या तो करंट चालू है या बंद है। एकदम। तो इन अनगिनत निर्देशों और इस विशाल डेटा को कंप्यूटर के अंदर भौतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। जी, मेमोरी तो चाहिए ही। तो चलिए अब कंप्यूटर मेमोरी की माप को, यानी कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट को सबसे छोटी इकाई से लेके सबसे विशाल इकाई तक समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो कंप्यूटर मेमोरी की शुरुआत सबसे बुनियादी स्तर से होती है, जिसे बिट कहा जाता है, BIT। राइट, 1 बिट। हाँ, 1 बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। और ये जो बिट शब्द है ना, ये असल में बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। और बाइनरी का मतलब ही है 2, यानी इस इकाई के केवल 2 ही मान हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। हाँ, हार्डवेयर के स्तर पर सोचें तो ये एक बहुत ही छोटे स्विच की तरह है। बिल्कुल। अगर स्विच बंद है तो वो 0 है, और अगर स्विच चालू है तो वो 1 है। राइट। और कंप्यूटर का पूरा ब्रह्मांड, ना चाहे वो कितनी भी हाई ग्राफिक्स वाली गेम हो या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, जी, वो इन्हीं 0 और 1 के अनगिनत संयोजनों से ही बना होता है। एकदम सही। अब जब हम इन छोटे छोटे बिट्स को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं ना, तो नई इकाइयां बनती हैं। तो अगर हम 4 बिट्स को एक साथ मिला दें, 4 बिट्स, तो वो 1 निबल बनता है, NIBBLE। निबल। ये जो निबल शब्द है ना, ये छात्रों के लिए परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम है। बिल्कुल। अक्सर लोग बाइट को तो याद रखते हैं, लेकिन निबल को भूल जाते हैं। हाँ, इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अंग्रेजी में निबल का अर्थ होता है किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा या बाइट लेना। राइट। और चूंकि ये एक पूरे बाइट का आधा हिस्सा होता है, केवल 4 बिट का, इसलिए इसे निबल कहा गया है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद जब हम 8 बिट्स को, यानी 8 बिट्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो 1 बाइट बनता है, BYTE। 1 बाइट। जी, 1 बाइट वो पहली मानक इकाई है जहां से हम रोजमर्रा के डेटा को मापना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड पर टाइप किया गया कोई भी एक अक्षर, जैसे अंग्रेजी का A या नंबर 5, हाँ, ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होने के लिए कम से कम 1 बाइट की जगह लेता है, यानी 8 छोटे छोटे 0 और 1 के स्विच। बिल्कुल। अब यहां से आगे का सफर ना एक बहुत ही निश्चित गुणांक या कहें मल्टीप्लायर पर चलता है। जी, 1024 वाले मल्टीप्लायर पे। हाँ, 8 बिट से 1 बाइट बनने के बाद अगली इकाइयां 1024 के क्रम में आगे बढ़ती हैं। और छात्र अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम 1000 का उपयोग क्यों नहीं करते, 1024 ही क्यों? हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इंसान जो है वो बेस 10 यानी दशमलव प्रणाली में गणित करते हैं। राइट। जहां 10, 100, 1000 का उपयोग होता है। लेकिन कंप्यूटर बेस 2 यानी बाइनरी प्रणाली पर काम करता है। जी, तो जब हम 2 को उसी से 10 बार गुणा करते हैं, 2 to the power 10, तो परिणाम आता है 1024। बिल्कुल। और ये संख्या 1000 के सबसे करीब है, इसीलिए हम 1024 को एक मानक की तरह इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। तो इसी 1024 के नियम को ध्यान में रखते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोबाइट, यानी 1 KB। राइट, 1 KB। और 1 KB मेमोरी कितनी होती है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि नोटपैड पर लिखी गई कुछ पंक्तियों की एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल ना लगभग 1 या 2 KB की जगह लेती है। बिल्कुल। फिर इसके बाद 1024 किलोबाइट यानी 1024 KB मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, यानी 1 MB। 1 MB। आज के समय में मोबाइल से खींची गई कोई सामान्य सी फोटो या 3-4 मिनट का कोई ऑडियो गाना
लगभग कुछ MB का ही होता है। हाँ, और जब हम 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB को मिलाते हैं तो वो 1 गीगाबाइट बनता है, 1 GB। जी, 1 GB डेटा वो क्षमता है जिससे आज हर कोई परिचित है। बिल्कुल, रोज इस्तेमाल करते हैं लोग। हाँ, मोबाइल में जो इंटरनेट पैक मिलता है वो अक्सर 1 GB या 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से ही मिलता है। और एक हाई डेफिनेशन मूवी भी आपके फोन में लगभग 1 से 2 GB की ही जगह घेरती है। एकदम सही। इसके आगे बढ़ें तो 1024 गीगाबाइट 1024 GB मिलकर निर्माण करते हैं 1 टेराबाइट का, 1 TB। टेराबाइट, ये वो इकाई है जहां आज के उपभोक्ता स्तर के कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क मापी जाती है। हाँ, बाजार में मिलने वाले जो नए लैपटॉप हैं वो अक्सर 1 TB या 2 TB की स्टोरेज क्षमता के साथ आते हैं। बिल्कुल, जिसमें आप हजारों फिल्में और लाखों तस्वीरें एक साथ सुरक्षित रख सकते हैं। जी, अब हम व्यक्तिगत कंप्यूटरों की दुनिया से बाहर निकलकर विशाल सर्वर और डेटा सेंटर्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। राइट। तो 1024 टेराबाइट 1024 TB मिलकर बनाते हैं 1 पेटाबाइट 1 PB। 1 पेटाबाइट कितनी बड़ी मेमोरी है इसे समझना बहुत दिलचस्प है। अगर आप 500 अरब 500 बिलियन पन्नों की किताबें लिख देना, हाँ, तब जाके 1 पेटाबाइट का डेटा भरेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल या Amazon अपने यूजर्स का डेटा पेटाबाइट्स में ही स्टोर करती हैं। बिल्कुल, और इस क्रम को बिना तोड़े आगे बढ़ाएं तो 1024 पेटाबाइट्स 1024 PB मिलकर बनाते हैं 1 एक्साबाइट 1 EB। एक्साबाइट, ये इतना विशाल है कि मानव इतिहास में आज तक इंसानों द्वारा बोले गए सभी शब्दों को अगर ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया जाए जी, तो वो शायद कुछ एक्साबाइट्स में ही समा जाएगा। ये तो सच में अकल्पनीय है। और इसके बाद जब 1024 एक्साबाइट एक साथ मिलते हैं तो वो 1 ज़ेटाबाइट बनता है, 1 ZB। आज पूरी दुनिया के इंटरनेट पर एक साल में जितना भी डेटा इधर से उधर भेजा जाता है उसे ज़ेटाबाइट्स में ही मापा जाने लगा है। राइट। और इसके बाद आता है 1024 ज़ेटाबाइट जो मिलकर 1 योटाबाइट बनाते हैं, 1 YB। जी, 1 योटाबाइट। कई पुरानी किताबों में ना योटाबाइट को ही सबसे बड़ी इकाई मानकर सूची समाप्त कर दी जाती है। हाँ, बहुत सी किताबों में यहीं तक दिया होता है। लेकिन पाठ्यक्रम और आधुनिक तकनीक के अनुसार ये सूची यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल, योटाबाइट के बाद की इकाइयां परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एकदम। 1024 योटाबाइट 1024 YB मिलकर बनाते हैं 1 ब्रॉन्टोबाइट। ब्रॉन्टोबाइट के शब्द पर विशेष ध्यान दें। ये सुनने में किसी डायनासोर की प्रजाति जैसा लगता है ना? हाँ, ब्रॉन्टोसॉरस जैसा। बिल्कुल। और परीक्षा में जब 4 विकल्प सामने आते हैं तो ब्रॉन्टोबाइट अक्सर एक काल्पनिक शब्द प्रतीत होता है। लेकिन छात्रों को याद रखना है कि ये कंप्यूटर मेमोरी की एक वास्तविक और प्रामाणिक इकाई है जो 1024 योटाबाइट के बराबर होती है। एकदम सही। और इस पूरी श्रृंखला की जो अंतिम और सबसे बड़ी इकाई हमें पाठ्यक्रम के अनुसार याद रखनी है वो है जियोपोबाइट। GEOPBYTE। जियोपोबाइट। हाँ। 1024 ब्रॉन्टोबाइट मिलकर 1 जियोपोबाइट बनाते हैं। ये वर्तमान में मापन की अकल्पनीय रूप से विशालकाय इकाई है। बिल्कुल। चलिए, इस पूरे मेमोरी पिरामिड को छात्रों के लिए एक बार एक साथ रिवाइज कर देते हैं। जी, रैपिड फायर की तरह। हाँ, तो सबसे छोटी इकाई 1 बिट यानी 0 या 1। फिर 4 बिट बराबर 1 निबल। 8 बिट बराबर 1 बाइट। इसके बाद 1024 का क्रम शुरू होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1024 KB बराबर 1 MB। 1024 MB बराबर 1 GB। 1024 GB बराबर 1 TB। 1024 TB बराबर 1 PB। 1024 PB बराबर 1 EB। 1024 EB बराबर 1 ZB यानी ज़ीटाबाइट। 1024 ZB बराबर 1 YB यानी योटाबाइट। 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रॉन्टोबाइट। और अंत में 1024 ब्रॉन्टोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। बहुत बढ़िया। ये श्रृंखला अब बहुत स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल। अब ना एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। हमने भाषाओं के माध्यम से जो डेटा बनाया जी, और जिसे बिट से लेकर जियोबाइट तक की विशाल मेमोरी में स्टोर किया, वो डेटा अगर एक ही कंप्यूटर में बंद रहे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। सही बात है। इस डेटा को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए हमें एक वैश्विक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। एकदम।
और ये वैश्विक नेटवर्क ही हमारा तीसरा विषय है, इंटरनेट। जी, इंटरनेट। परीक्षा में ना इंटरनेट से जुड़े 3 ऐतिहासिक तथ्य सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। पहला सवाल है कि इंटरनेट के जनक कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के जनक वी सर्फ को माना जाता है। VINTCERF। वी सर्फ। हाँ, वी सर्फ ने ही वो बुनियादी ढांचा तैयार किया था जिससे दुनिया भर के कंप्यूटरों को तारों और राउटर के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जा सका। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ना छात्रों के बीच एक बहुत आम उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अक्सर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को, जिसे हम WWW कहते हैं, उसे एक ही चीज समझ लिया जाता है। ओहो हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। जबकि इन दोनों के जनक अलग-अलग हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। बिल्कुल। इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, इंटरनेट वो भौतिक बुनियादी ढांचा है जैसे समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल, तांबे की तारें और बड़े-बड़े राउटर मशीनें। राइट। वीसर्फ ने ये सुनिश्चित किया कि दिल्ली का कोई कंप्यूटर न्यूयॉर्क के किसी कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज सके। हाँ, लेकिन उस सिग्नल में जो जानकारी जारी है ना, जो रंग बिरंगी वेबसाइट्स, लिंक्स और वेब पेज हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, जी। उस पूरी प्रणाली को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। क्या बात है। इसे एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि वी सर्फ ने पूरी दुनिया में सड़कों का एक जाल बिछाया, जो इंटरनेट है। बिल्कुल। और टिम बर्नर्स-ली ने उन सड़कों पर दुकानें, मकान और मॉल बनाए जो वर्ल्ड वाइड वेब है। बहुत ही सटीक उदाहरण। इसलिए परीक्षा में छात्रों को प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जनक इंटरनेट के पूछे गए हैं या वर्ल्ड वाइड वेब के। एकदम सही। अब आते हैं तीसरे ऐतिहासिक तथ्य पर। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? जी। तो भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995। हाँ, और इसे शुरू करने वाली कंपनी का नाम VSNL था। 15 अगस्त 1995 की तारीख ना याद रखना बहुत आसान है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। बिल्कुल। जिस तरह हमें 1947 में राजनीतिक आजादी मिली थी ना, उसी तरह 15 अगस्त 1995 को भारत को सूचनाओं के संसार में एक नई आजादी मिली। बहुत खूब। और VSNL, जिसका पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड है, इसने टेलीफोन लाइनों के माध्यम से देश के आम नागरिकों के लिए ये सेवा शुरू की थी। तो देखिए, हमारे पास वी सर्फ की बनाई सड़कें हैं, टिम बर्नर्स-ली के बनाई वेबसाइट्स हैं और VSNL के द्वारा भारत में इसकी पहुंच भी हो गई है। राइट। लेकिन जब पूरी दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स एक ही समय पर डेटा भेजेंगे और प्राप्त करेंगे, तो इस नेटवर्क पर तो भारी ट्रैफिक जैम और अराजकता फैल सकती है। एकदम सही। तो इस डिजिटल ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, डेटा के टकराने से रोकने के लिए हमें कुछ सख्त नियमों की आवश्यकता होती है। जी। और कंप्यूटर की दुनिया में ना, इन नियमों के सेट को प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल। और हमारा अगला और अंतिम विषय यही इंटरनेट प्रोटोकॉल और उनके उपयोग हैं। चलिए इन्हें एक-एक करके डिकोड करते हैं। तो सूची में सबसे पहला और इंटरनेट का सबसे मुख्य प्रोटोकॉल है TCP/IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट। इसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। TCP/IP को हम इंटरनेट के डाक विभाग के बुनियादी ढांचे की तरह समझ सकते हैं। हाँ, वो कैसे? मतलब जब भी आप इंटरनेट पर कोई डेटा भेजते हैं ना, तो TCP/IP उस बड़े डेटा को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिन्हें पैकेट कहते हैं। पैकेट्स में बांट देता है। फिर वो हर पैकेट पर भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता लिखता है और उन्हें अलग-अलग रास्तों से मंजिल तक पहुंचाकर वापस जोड़ देता है। एकदम सही। इंटरनेट पर होने वाले लगभग हर बड़े काम के पीछे यही प्रोटोकॉल काम करता है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है HTTP, जिसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP। हाँ, इसका उपयोग विशेष रूप से वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। छात्र ध्यान दें कि आप जब भी अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं ना, तो उसके आगे हमेशा HTTP या HTTPS लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है। तो ये HTTP वो विशेष डाकिया है जिसका काम केवल और केवल सर्वर से वेब पेजों को सुरक्षित उठाकर आपकी स्क्रीन तक पहुंचाना है। बहुत बढ़िया।
इसके बाद जो 3 प्रोटोकॉल आ रहे हैं वे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ट्रिकी या उलझाने वाले हो सकते हैं। जी, कौन से हैं वो? ये हैं SMTP, POP और IMAP। इन तीनों का ही उपयोग ईमेल के लिए किया जाता है। अच्छा, छात्र अक्सर यहाँ गलती करते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझें। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है, तो इन तीनों में से जो भी विकल्प में हो वो सही होगा, लेकिन इनका काम अलग-अलग है। बिल्कुल। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। भेजने के लिए? हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक है कि S से SMTP और S से सेंड यानी भेजना। अरे वाह, ये तो बहुत आसान ट्रिक है ना? यानी जब आप मेल लिखकर सेंड बटन दबाते हैं तो SMTP उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देता है। बहुत खूब। दूसरी तरफ POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका उपयोग ईमेल प्राप्त करने या रिसीव करने के लिए किया जाता है। जब आप अपना इनबॉक्स खोलते हैं और नए मैसेजेस सर्वर से आपके फोन में लोड होते हैं, तब POP या IMAP काम कर रहे होते हैं। स्पष्ट है। ईमेल के बाद अगला नाम है FTP। इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना, इसका उपयोग इंटरनेट पर फाइलों को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। जब आपको इंटरनेट पर कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर फाइल या कोई भारी वीडियो सर्वर पे डालनी होती है यानी अपलोड करनी होती है, या वहां से अपने कंप्यूटर में लानी होती है यानी डाउनलोड करनी होती है, तब HTTP काम नहीं आता। राइट, वहां FTP का उपयोग होता है, जो बड़ी फाइलों के भारी बॉक्सों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। और हमारी आज की सूची का अंतिम प्रोटोकॉल है UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP? हाँ, इसका उपयोग मुख्य रूप से ऑनलाइन गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक अलग प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों है? इसके पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल बताइए। TCP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब डेटा भेजा जाता है ना, तो वो हर पैकेट के पहुंचने की पुष्टि या रसीद मांगता है कि भाई क्या तुम्हें डेटा मिल गया? और अगर नहीं मिला तो वो उसे दोबारा भेजता है। हाँ, जिसमें समय लगता है। राइट। लेकिन जब आप इंटरनेट पर कोई तेज गति वाला मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे होते हैं, तो वहां पूर्णता से ज्यादा गति या स्पीड मायने रखती है। बिल्कुल। तो UDP प्रोटोकॉल रसीद का इंतजार नहीं करता, वो बस डेटा को अंधाधुंध गति से फेंकता रहता है। अगर रास्ते में गेम का एक आध फ्रेम या डेटा पैकेट खो भी जाए ना, तो UDP रुककर उसे दोबारा नहीं मंगाता, बल्कि गेम को आगे बढ़ाता रहता है। जी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गेम बीच में रुके नहीं, जिसे गेमर्स की भाषा में लैग कहते हैं। एकदम सही। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए UDP सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये पूरा पाठ्यक्रम ना एक चक्र के रूप में जुड़ जाता है। बिल्कुल। छात्रों को इस पूरे सफर को एक कहानी की तरह याद रखना चाहिए। जी। देखिए, निकोलस वर्थ, डेनिस रिची और जेम्स गॉसलिंग जैसे दिग्गजों द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय भाषाओं से हमने डेटा बनाना सीखा। राइट। उस डेटा को हमने बिट्स और बाइट्स से जोड़ते हुए जियोबाइट तक की अकल्पनीय मेमोरी में स्टोर किया। बिल्कुल। फिर उस डेटा को 1995 में भारत आए वी-सर्फ के इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में फैलाया। और अंततः इस पूरे डेटा ट्रैफिक को बिना टकराए सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमने TCP, IP, HTTP और UDP जैसे प्रोटोकॉल के सख्त नियमों का पालन किया। एकदम सही। तो छात्रों को इन सभी तथ्यों को, विशेषकर भाषाओं के वर्ष, आविष्कारकों के नाम, 1024 का गणितीय क्रम और प्रोटोकॉल के उपयोग, इन सबको इसी तार्किक क्रम में बार-बार दोहराना चाहिए। बिल्कुल। परीक्षा में स्पष्टता ही सही उत्तर चुनने में मदद करती है। तो आज का ये विषय तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध रहा, लेकिन जाते जाते एक विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज मानव सभ्यता का सारा ज्ञान ज़ेटाबाइट्स में मापा जा रहा है और हम जियोबाइट तक की गणना कर चुके हैं। लेकिन जिस रफ्तार से दुनिया की हर एक चीज, हर एक विचार डिजिटल डेटा में बदल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं जब ये विशालकाय जियोबाइट भी कम पड़ने लगेगा। हाँ, ये तो है। तो जब हम भौतिक रूप से इतनी मेमोरी नहीं बना पाएंगे, तब हम अपनी डेटा का क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डेटा को स्टोर करने के लिए हमें इंसान के DNA जैसी जैविक मेमोरी का सहारा लेना पड़ेगा? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा
अपना रिवीजन जारी रखें।